बच्चों को भी सूचना मिल जाएगी, तुम्हारा भी अच्छा है। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स कौन सा शब्द भाई, कौन सी राशि होती है? बहुत लोग घबराते हैं और इसकी डिफिनेशन वगैरह में लोगों को दिक्कत होती है। तो मैंने बहुत अच्छे बच्चों को तुम लोग सिखाया था, ताकि तुम लोग में आधे लोग थे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स वही होगा जहाँ वैद्युत क्षेत्र हो। अगर हम मान लो वैद्युत क्षेत्र, कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र है, चाहे एक समान हो चाहे अलग अलग हो, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें या वास्तविक पृष्ठ खींच दें, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से या वास्तविक पृष्ठ खींच पाओ तो खींच डालो, किसी पृष्ठ कह दो, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर है। मान लो 5 वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं तो उसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 5। अगर 5 जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 5। लेकिन एक और है कि अगर 5 आ रही हैं और 5 ही जा रही हैं तो नेट वैद्युत फ्लक्स हो गया 0। यानी एक समान क्षेत्र में अगर कोई भी पृष्ठ रखें, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी पृष्ठ रखते तो उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितनी वैद्युत बल रेखाएं उसमें आती हैं उतनी ही चली जाती है। तो कोई भी वैद्युत फ्लक्स है उससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ये एक अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश। दूसरा क्वेश्चन देखें कि किसी पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक, वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक का जो पृष्ठ समाकलन है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर है। वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत घटक, गोलाकार होगा तो सेम एंगल हो जाएगा, अभिलंबवत घटक की वजह से ही डाट लगाया गया। अभिलंबवत घटक का जो पृष्ठ समाकलन है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। 90% प्रूवमेंट यही कराता है। अभी तुम देखोगे सारे प्रूवमेंट यही कराए। फाई इक्वल टू ई डॉट डी। अब ई का मान क्या है? ई का मान ई डी ए, मान लो ये थीटा कोण है तो ई डी ए cos थीटा हो गया। ई और cos थीटा बाहर निकाल लो, ये हो गया डी ए। अगर ए क्षेत्रफल मेरे पास है तो ई ए cos थीटा होगा। ये न्यूमेरिकल। एक बात ध्यान लीजिए, जब भी कोई डिफिनेशन पूछेगा तो तुम दोनों में से कोई बता सकते हो, ये बता सकते हो और ये बता सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जब भी लगेगा इसी से लगेगा। इससे अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है कि एक बंद पृष्ठ है उसमें 200 वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ऐसे दिखाया गया। इंटर करने वाली 200 है और बाहर निकलने वाली 150 है, आउट हो रही है 150, इन हो रही है 200, तो नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इन और आउट घटा दो, 5 = 200 - 150। अब क्योंकि आने वाली ज्यादा है इसलिए इसके भीतर आवेश क्या होगा? नेगेटिव। नेट आवेश क्या होगा? नेगेटिव। अगर जाने वाली ज्यादा होती तो नेट आवेश क्या होता? पॉजिटिव। यहीं से एक क्वेश्चन बना देते हैं, कैसे भी दिमाग लगा के बना देंगे। तो कहते हैं कि 200 रेखाएं आ रही हैं, 150 रेखाएं जा रही हैं, बताइए कि नेट आवेश की प्रकृति क्या होगी? नेट आवेश धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो अगर बुद्धिमान हो तो समझ लोगे कि आने वाली ज्यादा है तो माइनस के नजदीक आती हैं, इसलिए ये ऋणात्मक हो। ये कंपटीशन में भी आता है, इंटर में भी आता है। इस वाली परिभाषा से केवल यही एक न्यूमेरिकल बनता है और कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। तो ये जो डिफिनेशन है ये हमें न्यूमेरिकल के साथ ये भी जस्टिफाई करता है कि ये एक अदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशियों का जो अदिश गुणन है वो अदिश होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत घटक का पृष्ठ समाकलन
उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ, इस बिंदु पर, डीए क्या है, इस बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर है। अगर ये दोनों समदिश होंगे तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा, यहाँ पे ई डीए cos 0 हो जाएगा। ये दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो हो जाएगा ई डीए cos थीटा, जैसा कि यहाँ पर है। अब इसके मात्रक की बात करें, ई का मात्रक सबको मालूम है न्यूटन पर कूलम। ए का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हम विमा की बात करें तो सबको पता है न्यूटन की विमा होती है mL/t-2, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। कूलम का होता है AT, क्योंकि Q बराबर AT और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। तो समझ लो बंधुआ mL3T-3A-1, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो हमको लगता है कि तुम वैद्युत फ्लक्स के बारे में जान गए कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आगे जानते कैसा निकल आता है। किसी पृष्ठ से कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दे देगा और क्षेत्रफल वेक्टर दे देगा और वैद्युत फ्लक्स पूछेगा। इनका दोनों का अदिश गुणन करना पड़ेगा। ई डॉट डीए कर लो। अदिश गुणन कैसे करोगे, जैसे कक्षा 11 में पढ़े हो वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट 0। तो इनको करते समय आई को आई से कर दो, जे को जे से कर दो और के को के से कर दो। आसानी से आंसर आ जाएगा, ये मात्रा लिख दो। लेकिन हम उसमें भी तुमसे गलत करा देंगे। हम तुमसे कहेंगे क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे देंगे तुमको 20i सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे देंगे। करेंगे क्षेत्रफल वेक्टर 20i सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम जाओ और ये दे देंगे ई दे देंगे 3i प्लस जे प्लस 2k, ये दे देंगे तुमको न्यूटन पर कूलम दे देंगे। अब तुम जा रहे गुस्सा में जाओगे, सर ने कहा था ई डॉट डीए लगा दो, सीधे ई डॉट डीए लगाओगे तुम्हारा जाएगा गलत। मतलब एमकेएस में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले लगाने के पहले क्या क्या उसमें दिया है उसके मात्रक को गौर करना जरूरी है। अदरवाइज जब घर आओगे तो कहोगे यार मेरा तो गलत हो गया, हमने तो मीटर में बदला ही नहीं था। ये जो तुमको हम खास बात बता रहे हैं, कक्षा 11 में तुमको मैंने ऐसे सिखाया है। कोई भी न्यूमेरिकल हो, लगाने के पहले उसके मात्रक जरूर देखो। मात्रक एक पद्धति में रखो, कोशिश करो कि एमकेएस में लगाओ। कभी कभी सारे सीजीएस में दिया है तो लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए आप एमकेएस में लगाइए। एक सीजीएस में दिया है, एक एमकेएस में दिया है, तो एमकेएस में लगाओ, एमकेएस का मात्रक आएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां एग्जाम में उत्तर नहीं दिया रहता है। समझ रहे हो? तो कहां से न्यूमेरिकल फंसेगा बता रहा हूं। ई डॉट डीए से आएगा, यहां से आएगा। वैद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया? चलिए अब अगला तुमको दिखाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक था, जो बच्चे थे उनको पता है, जो पेपर में आने गास की प्रमेय, इसको समझाने जाने, इसका प्रूव कराएंगे। गास की प्रमेय, गास की प्रमेय क्या है भाई? इसको गास के नियम से भी जाना जाता है। कुछ लोग कह देते हैं गास का नियम। काफी ना खोलो, बोर हो रहे हैं, देख रहे हो? मतलब ऐसे लगते हैं कि पढ़ा मैं रहा हूं, खड़ा मैं हूं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन बैठे बोल रहे हैं। अब ऐसे मैंने गास की प्रमेय बताया तो धीरे से काफी गास की प्रमेय देखे क्या, सीधे समझो, उसका घर जाके देखो। हमारे पास तो 1.5 घंटे रहोगे, बहुत ज्यादा रहोगे, तो ये 8:30 बजा हुआ, 1 घंटे हो मैक्सिमम, लेकिन घर में तो 24 घंटे रहते हो, जाके देखो काफी। तो गास की प्रमेय क्या है और गास का नियम क्या है? इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ हो, गास की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यानी किसी कोई भी बंद, ये खुला जैसे है, इसमें गास की प्रमेय नहीं लगेगी। देखो ये खुला छोड़ दिया, बंद कहाँ हुआ? अब इसमें गास की प्रमेय नहीं लगेगी। बंद पृष्ठ होना चाहिए, चाहे जिस साइज का हो, गोलाकार हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो, घनाभ हो, कमरा हो तुम्हारा, सुरंग हो, कोई बंद हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स
पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना। यही गॉस की प्रमेय है। इसका प्रूवमेंट देखो कितना आसान है, अभी तुम्हारे सामने प्रूवमेंट करा देते हैं। माना एक बंद पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, मान लीजिए बना हुआ है बंद पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कैपिटल ए है, तो किसी भी आकृति का हो, टमाटर जैसा बना दो, कद्दू जैसा बना दो, गोला बना दो। सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, इसको गोला करके प्रूव कराया गया, लेकिन यूपी बोर्ड में किसी भी आकृति का कर लेते हैं। माना एक बंद पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जिसके भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित, जिसके भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी के पृष्ठ के, इससे स्मॉल दूरी पर स्थित पृष्ठ के बिंदु P पर, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित पृष्ठ के बिंदु P पर, तुमको मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था कि बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्रफलता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। कौन सी दिशा होती है, ओपी दिशा। तो इसको अगर हम डायरेक्शन खींचेंगे तो कौन सी आएगी, ये ओपी सीधे चले जाएंगे। खूब पहले समझो, पृष्ठ के बिंदु P पर तो वैद्युत क्षेत्र कितना निकलेगी, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इक्वेशन 1 हो गई। पक्की बात हो गई, यहां तक समझ गए, कुछ है भी नहीं इसमें। अब पृष्ठ के बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA खींचा गया। पृष्ठ का जो बिंदु P है, यहां पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA खींचा गया। अब ये dA की दिशा कौन होगी, E की दिशा में होगी कि अलग होगी, यही फंस जाता है पेंच, यही तुम परेशान हो गए। dA की दिशा होगी बिंदु P पर पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, इस दिशा में नहीं, अभिलंबवत, यानी ये अभी जहां पे खींचोगे वहां के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। वायु में ये गोला होता, क्या होता, तब E और dA एक ही दिशा में जाता, क्योंकि गोले पे लंब खींचोगे तो गोले के केंद्र से जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र भी केंद्र से जा रहा था। अगर ये बेलन होता तब भी एक ही दिशा में होते, लेकिन इन दोनों को छोड़ के अगर कोई और आकृति है टेढ़ी मेढ़ी वाली, तो उन सब में कोई एंगल होगा, देख रहे हो। तो बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर अवयव dA खींचा गया है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, वही परिभाषा तो अभी सिखाया था, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA। वही तो एक लाइन आ गई, आगे काम सारे मूवमेंट यही अकेले करा देता है। ये हो जाएगा E dA cos थीटा, और E का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये देखिए dA cos थीटा, और आज ही तुम लोगों को मैंने घनकोण बताया था, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, कई लोग नहीं आए घर बैठे, यही तो हो जाता है, उनको पता ही नहीं महत्व किसी चीज का, नहीं पढ़ेंगे लखीमपुर के अंदर जाएंगे कोटा पढ़ते हैं। ये देखिए डी ओमेगा, और डी ओमेगा कितना होगा, संपूर्ण घनकोण। अभी तुम लोगों को बताया कि 4 पाई होता है, किसी भी आकृति का हो 4 पाई कट गया Q/ε। देखा, यही गॉस की प्रमेय है, फाई इक्वल टू Q/ε। देखिए सिंपल सा प्रूफ है, जो बोला हूं वही लैंग्वेज लिखनी है। तुमको अभी पीडीएफ मिलेगी जो बच्चों ने बनाया है, तो तुमको सीधे यही लैंग्वेज उसकी लिख के आप प्रूफ कर देना। तो इसमें कठिन बदलाव क्या है, कुछ नहीं किया, पहले चैप्टर से वैद्युत क्षेत्र लिया, इस चैप्टर से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ली, दोनों को उठा के रखा, घनकोण का यूज किया, गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ, पक्का। अब आ जाओ गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब 2 मिनट के लिए बंद कर दो बेटा।